सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह। वेलकम टू द करेंट एग्जाम। सो इस क्लास में हम लोग अगस्त 2024 के इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड सारा करंट अफेयर्स कवर करेंगे। ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपकी पीसीएस, आरओ और एसएससी के एग्ज़ाम में आने वाले हो सकते हैं। ठीक है, चलो। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिन व्हेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो अभी फिन व्हेल क्या है ना, जापान ने फिन व्हेल को शामिल करने के लिए अपने वाणिज्यिक व्हेलिंग का विस्तार किया है, मतलब उद्योग में शामिल किया है। ये फिन व्हेल है और इसके शरीर पर ना वी आकार के मार्क होते हैं और उनका नाम उनकी पीठ पर उनकी पूंछ के पास आसानी से दिखने वाले पंख से मिलता है। मतलब ये जो है ना, इस पंख के कारण इनका नाम फिन व्हेल पड़ा हुआ है। तो यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्तनपायी है, ये करेक्ट है। इसे IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर भारत में मुड़े हुए पंजे वाले छिपकलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मुड़े हुए पंजे वाले छिपकलियों के बारे में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से खोजी गई हैं, तो ये सत्य है। वे निशाचर प्रजातियां हैं, मतलब रात्रि में गमन करती हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। तो देखो समाचार में क्या है, वैज्ञानिकों ने पूर्वोत्तर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से मुड़े हुए पंजे वाली छिपकलियों की 6 नई वंशावली खोजी है। नई खोजी गई प्रजातियों में नामदफा मुड़े हुए पंजे वाली छिपकली और सियांग घाटी मुड़े हुए पंजे वाली छिपकली शामिल है। वे निशाचर जीव हैं। वे कई स्थानों पर जंगल की धाराओं, चट्टानों और वनस्पतियों के साथ पाए जाते हैं। प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य में अपना स्वयं का स्थानिक मुड़े हुए पंजे वाली छिपकली होती है। ठीक है, तो मतलब जो नॉर्थ ईस्ट के सारी स्टेट हैं वहाँ पे मुड़े हुए पंजों वाली छिपकलियाँ पाई जाती हैं और प्रत्येक राज्य की अपनी एक छिपकली होती है, मतलब विशेष छिपकली होती है। ओके, नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। घास के मैदान और सवाना दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में जैव विविधता वाले आवास हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको सही लगता है? बिल्कुल सत्य बात है। और देखो जो पृथ्वी है ना, अर्थ के 40% इलाका जो लैंड एरिया है उसमें घास के मैदान ही पाए जाते हैं। ठीक है। सेकंड, बन्नी घास के मैदान हिमालय में स्थित है, ये गलत है। देखो इसके बारे में क्या है, गुजरात के कच्छ जिले में बन्नी घास के मैदान भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े घास के मैदानों में से एक है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात के। ठीक है, यहाँ पे गुजरात के आसपास पाए जाते हैं बन्नी घास के मैदान। ये 40% भूभाग पे पाए जाते हैं, ये तो हमने कर ही लिया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। चलो, भोज वेटलैंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भोज वेटलैंड में 2 सन्निहित मानव निर्मित जलाशय, ऊपरी झील और निचली झील शामिल है, तो ये सत्य बात है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। सेकंड स्टेटमेंट, निचली झील का निर्माण राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में किया था, ये गलत है, क्योंकि राजा भोज ने क्या किया था, अपर लेक का निर्माण किया था। ठीक है, तो अपर लेक का निर्माण राजा भोज ने किया था, नीचे बस डाउन लेक का किसी और द्वारा किया गया था। इसे 2002 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था, तो ये भी करेक्ट है। नवंबर 2002 में इसे रामसर साइट के रूप में नामित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। केवल 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5, रामसर कन्वेंशन की अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में आर्द्र भूमियों के संरक्षण करना है, जिसे 1971 में ईरान में अपनाया गया था। ये बिल्कुल सत्य बात है। ईरान के रामसर नामक प्लेस में इसको सम्मेलन हुआ था और वहीं अपनाया गया था और 1975 से ये लागू हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, भारत 1975 से कन्वेंशन का एक पक्ष रहा है, बिल्कुल गलत बात है। भारत 1982 से इसमें शामिल हुआ है और भारत में भी फिलहाल 82 साइट्स हैं, रामसर साइट्स। ओके, चलो, और इसीलिए वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि ये डेट कब हुई थी? 1971 में 2 फरवरी के दिन हुआ था। ठीक है, तो ये गलत तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पार्टियों का सम्मेलन UNFCCC का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, तो ये स्टेटमेंट सही है। UNFCCC के लिए बिल्कुल सही है।
ठीक है। औद्योगिक राष्ट्र विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन गतिविधियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके समर्थन देने के लिए कन्वेंशन के तहत सहमत है। तो ये भी सत्य बात है। ओके, देखो दोनों कथन सही हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेम और कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो 1994 में लागू हुई थी। तो यूएन, अरे क्या लिख दिया, तो UNFCCC की स्थापना कब हुई थी? 1994 में लागू हुई। और पार्टियों का सम्मेलन, यह UNFCCC का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है और COP की बैठकें सालाना आयोजित की जाती, कॉप बैठकें होती हैं। ठीक है। विकासशील देशों में धन, औद्योगिक राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन गतिविधियों का समर्थन करने के लिए कन्वेंशन के तहत सहमत होते हैं। इन देशों को पहले से दी जा रही किसी भी वित्तीय सहायता से परे, मतलब धन इनको दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेनोट्रोप्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मीथेनोट्रोप्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर, तो मीथेनोट्रोप्स बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऑक्सीकृत करते हैं। तो क्या ये सत्य है? ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मीथेनोट्रोप्स के बारे में पहले कर लो। तभी भारत में स्वदेशी मीथेन समनकारी एजेंट, विशेष रूप से उपन्यास मीथेनोट्रोप मेथिलोकुमिस ओराइजे की पहली संस्कृतियां पश्चिमी भारत के चावल के खेतों और आर्द्र भूमि से रिपोर्ट की गई हैं। तो चावल के खेतों में इन्हें पाया गया है। तो अघारकर अनुसंधान संस्थान, ये आपको याद रखना है, अघारकर अनुसंधान संस्थान में खोजा गया मेथिलोकुमिस ओराइजिके चावल के पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देता है और इसे विभिन्न आवासों में प्रलेखित किया गया है। ये बैक्टीरिया मेथेन, एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस को ऑक्सीकरण करते हैं जिससे वैश्विक वार्मिंग को कम करने में मदद मिलती है। वे अंडाकार और लंबी आकृति के होते हैं, खीरे के समान, और इसलिए इनका नाम मेथेन खाने वाले खीरे, मतलब ऐसे होते हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं इसलिए इनको मेथेन खाने वाले खीरे के नाम से भी जाना जाता है। मीथेन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण ग्रीनहाउस गैस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 26 गुना अधिक ग्लोबल वार्मिंग की क्षमता होती है। ठीक है, तो मेथेनोट्रोप्स केवल ऐसे वातावरण में विकसित हो सकते हैं जहां मीथेन और ऑक्सीजन दोनों मौजूद हैं। तो ये भी सत्य है। मिथाइलोक्यूमिस ओराइजे, एक नया मेथेनोट्रोप जीनस पहली बार भारत में अलग किया गया था। तो ये भी सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू स्तर पर ओजोन का निर्माण किन परिस्थितियों में सबसे अधिक अनुकूल होता है, मतलब ग्राउंड लेवल पर। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल पर ओजोन का निर्माण सबसे ज़्यादा उच्च तापमान और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो ये देखो, इसको करो, ग्राउंड लेवल ओजोन ये एक द्वितीयक अल्पकालिक प्रदूषक है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के बीच प्रतिक्रिया से वायुमंडल में बनता है। ग्राउंड लेवल ओजोन का निर्माण एक फोटोकेमिकल प्रक्रिया है। इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के बीच रासायनिक प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करने के लिए सूर्य के प्रकाश और तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9, समुद्री घोड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समुद्री घोड़ों को स्तनधारी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बिल्कुल गलत बात है। इनको किया जाता है किसके रूप में? ये फिश में इनका वर्गीकरण होता है। ठीक है, जो दरियाई घोड़े होते हैं, समुद्री घोड़े होते हैं, इनको फिश में वर्गीकृत होता है, ना कि मैमल्स में। भारत दुनिया के समुद्री घोड़ा प्रजातियों के एक महत्वपूर्ण हिस्से का घर है। तो ये सत्य बात है। समुद्री घोड़े समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की प्राथमिक उपभोक्ता, ये भी गलत है। प्राथमिक नहीं है, इनको सेकेंडरी उपभोक्ता कहा गया है। ठीक है, क्योंकि ये क्या खाते हैं, ये प्लवक खाते हैं, क्रिस्टियन खाते हैं। तो प्लवक आपने सुना होगा, तो ये प्लवक को खाते हैं, इसलिए इनको सेकेंडरी उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर कहा गया है। ओके, तो ये भी स्टेटमेंट गलत होगा। समुद्री घोड़ों को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कानूनों के तहत संरक्षित किया गया, ये सत्य बात है। ठीक है, तो केवल 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, कौन कौन सा? 2 और चौथा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा इसका। तो राजस्व खुफिया निदेशालय
DRI ने बेंगलुरु के कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सूखे समुद्री घोड़ों के अवैध व्यापार में लगे एक अंतर्राष्ट्रीय तस्करी का रैकेट भंडाफोड़ किया है। तो भी बेंगलोर का जो कैंपगोड़ा एयरपोर्ट है वहाँ पे ये जो घोड़े होते हैं समुद्री घोड़े ना, इनको सुखा लिया गया और इसको फिर तस्करी की जाती है। ये क्योंकि बहुत महंगे जाते हैं इसलिए उनको पकड़ा गया है, इस वजह से ये क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रीन हाउस गैसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्रीन हाउस गैस की कांच की दीवारों की तरह काम करती, इसलिए इनका नाम ग्रीन हाउस गैस है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैस है ना वो टेम्परेचर को कैप्चर करती है, मतलब बाहर नहीं जाने देती। इसी वजह से अर्थ का टेम्परेचर ना -18 डिग्री सेल्सियस कम होता, मतलब ज़्यादा होता है। अगर ये टेम्परेचर, ये ग्रीन हाउस गैसें ना होती ना तो -18 डिग्री सेल्सियस हो जाता, जैसे अभी ठंडियों में आपका चला जाता है 4 या 5, है ना। बट अगर ग्रीन हाउस गैसें ना होती ना तो ये आपका -10 के आसपास होता है टेम्परेचर, -10, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, आप सर्वाइव नहीं कर पाते। इस ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना तापमान -18 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत ठंडा होता है ये ग्रीन हाउस, ठीक है। मैंने वही बात अभी बताई आपको, तो यही इसी बात के लिए आपको बात करना है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है। गैसेस दैट ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस, मतलब जो हीट को, मतलब ऊष्मा को ट्रैप करते हैं उन्हीं को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में खबरों में रहा गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। अभी ये लेटेस्ट 56 टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, इसलिए ये न्यूज़ में बना हुआ है ना। चलो, तो ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका आंसर, ठीक है। 11th का डी नंबर। छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक नया बाघ अभ्यारण्य घोषित करने का फैसला किया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य, इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य, उदंती सीता नदी बाघ अभ्यारण्य और अचान कमार बाघ अभ्यारण्य के बाद यह राज्य का चौथा बाघ अभ्यारण्य है। साथ ही यह देश का तीसरा सबसे बड़ा बाघ है, मतलब थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, ओके। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। तो लार्जेस्ट कौन से है, आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम। इसके बाद असम में असम का मानस टाइगर रिजर्व सेकेंड नंबर पे आता है। राज्य के उत्तरी भाग में स्थित गुरु घासीदास तमोर पिंगला के जंगल बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य और पलामू बाघ अभ्यारण्य के बीच गलियारे का काम करता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राउंड लेवल ओजोन में निम्नलिखित में से कौन शामिल है, बताओ। ये क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी से सॉल्व कर दो इसे। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये बिल्कुल शामिल हैं, ये बिल्कुल शामिल होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं, बिल्कुल नहीं। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक ये भी शामिल होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, केवल फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड। तो ग्राउंड लेवल ओजोन या खराब ओजोन को जो पृथ्वी के नज़दीक हवा में बनता है, जिसे हम सांस लेते हैं, यह ओजोन आमतौर पर सीधे उत्सर्जित नहीं होता, बल्कि सूरज की रोशनी में नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के बीच रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बनता है, ठीक है। तो मेन घटक कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी घाट पर स्थित दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। देखो ऑस्ट्रेलिया का ये मैप है ना, तो ये पश्चिमी नहीं, ये पूर्वी घाट पर स्थित है। 13, ठीक है। तो ये तो पहला तो गलत हो गया, ये पश्चिमी घाट पे नहीं है, पूर्वी घाट पे है। यह स्थल डुगोंग का घर है, जिसे समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है। तो ये करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ प्रणाली है। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ का संग्रह है, जिसमें 400 प्रकार के कोरल, 1500 प्रजाति की मछलियाँ और 4000 प्रकार के मोलस्क होते हैं। यह साइट डुगोंग या समुद्री गाय के नाम से जाना जाता है और बड़े हरे कछुए का घर है। तो बड़े हरे कछुए डुगोंग को समुद्री गाय भी कहते हैं। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सेरोपेगिया स्यूरानियाना
के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सेरोपेगिया स्यूराइना, ठीक है, तो यह भारत में स्थानिक है। इट इज एंडेमिक इन इंडिया। यह पोषक तत्वों की कमी वाला है। अच्छा, कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है, तो वो देखना है। तो ये सत्य है, ठीक है। यह पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी में जीवित रहने के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित है। ये भी करेक्ट है। सेरोपेगिया लाई एक करीबी रिश्तेदार है। लाई का एक करीबी रिश्तेदार है, लेकिन कुछ रूपात्मक विशेषताओं में भिन्न है। ये भी करेक्ट है। यह एक परजीवी पौधा है जो अन्य पौधों से पोषक तत्व प्राप्त करता है। ये गलत बात है इसके बारे में, ठीक है। देखो, सेरोपेगिया स्यूराइनाना एक दुर्लभ और स्थानिक प्रजाति है जिसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में रखा गया। यह पहली बार महाराष्ट्र के ऐतिहासिक विशालगढ़ किले के आसपास पाया गया था। यह प्रजाति अपने विशिष्ट ट्यूबुलर फूलों के लिए उल्लेखनीय है, जिसमें परागण को सुविधाजनक बनाने के लिए अस्थायी रूप से परागकणों को फंसाने के लिए एक अनूठा तंत्र है। यह मुख्य रूप से चट्टानी आवासों में उगता है और कुछ पोषक तत्वों वाली मिट्टी में जीवित रह सकता है। अपने करीबी रिश्तेदार सेरोपेगिया लाई से समानता रखते हुए सेरोपेगिया स्यूराइनाना अपने चढ़ाई वाले विकास पैटर्न पर और अपने फूलों के डंठल पर महीन बालों की उपस्थिति के कारण खुद को अलग करता है, ठीक है। आवास विनाश और अत्यधिक संग्रह के कारण सेरोपेगिया स्यूराइना खतरे में है और इसके अस्तित्व के लिए संरक्षण प्रयास जरूरी है। मतलब ये लताएं नहीं होती जो फैलती हैं, वैसा कुछ ये पौधा होता है, तो उसी के बारे में बात की गई है। चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 विथ रेफरेंस टू द टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग फेयर्स। बांदीपुर टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व असम, गुरु घासीदास तमोर पिंगल टाइगर रिजर्व राजस्थान। कौन सा सही है उसके बारे में बताना है। तो बताओ, तुम लोगों को पता है क्या सही है क्या गलत? तो कोई भी सही नहीं है इसमें से यार। देखो, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? इसे 1930 के दशक में एक वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया, जो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत एक बाघ अभ्यारण्य बन गया। तो अच्छा, ये 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, ये तो आपको याद ही होगा, ठीक है। तो टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ? 1973 में, है ना। यह कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के त्रिजंक्शन क्षेत्र में स्थित है, तो ये गलत हो गया। इस क्षेत्र के उत्तर में काबिनी नदी और दक्षिण में मेयोर नदी बहती है। और गुरु घासीदास अभी हमने किया पिछले क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार ने किया था, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व यह तमिलनाडु के इरोड जिले में स्थित है। इसे 2013 में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यह पूर्वी और पश्चिमी घाटों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो ये तीनों गलत है, तो नन ऑफ दीज पेयर्स होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 नील कुरुंजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नील कुरुंजी एक फूल वाला पौधा है जो हर 12 साल में एक बार खिलता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। नील कुरुंजी के बड़े पैमाने पर फूल खिलने को ब्लू माउंटेन घटना के रूप में जाना जाता है। ये गलत बात है, ठीक है। ये दृश्य काफ़ी अच्छा होता है, बट इसको ब्लू माउंटेन घटना के बारे में नहीं कहा जाता। इसको आप लोग बताओगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ब्लू माउंटेन घटना क्या होती है। नील कुरुंजी भारत के में पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के लिए स्थानिक है, तो ये सत्य बात है ना। तो ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 3 करेक्ट आंसर होगा इसका। ओके, नेक्स्ट 17 कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रामसर साइट्स और लोकेशन। तो नंजरायण बर्ड सेंचुरी कर्नाटक, आपको बताना है कौन सा सही है मैच, ठीक है। सही कितने सही सुमेलित हैं। काजुबेली बर्ड सेंचुरी केरला, तवा रिजर्वर राजस्थान। बताओ बताओ भाई, इसमें ये भी आपके लिए ही क्वेश्चन है। तो इनमें से भी कोई भी सही सुमेलित नहीं है। तो अभी समाचार में क्या था, हाल ही में तमिलनाडु के नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य और काजुबेली पक्षी अभ्यारण्य और मध्य प्रदेश के तवा जलाशय को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी गई है, जिससे इनकी संख्या 85 हो गई है। तो सभी जोड़े गलत तरीके से सुमेलित है। अब इनके बारे में करते हैं, ठीक है। तो अब रामसर साइट कितनी, मैंने पिछली साइट में शायद आपको 82 बता दिया है, तो 85 साइट्स हो गई हैं, ठीक है। ये करेक्ट कर लेना आप लोग।
नंजरायण पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में स्थित यह अभयारण्य पक्षियों की जैव विविधता, खासतौर पर जल पक्षी आवासों के लिए एक आश्रय स्थल है। अभयारण्य का नाम नंजरायण उनके नाम पर रखा गया है, जो पक्षियों और जानवरों की भलाई से जुड़े एक स्थानीय देवता हैं। काजुवेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के बिल्लुपुरम काजुवेली में पाया जाने वाला यह अभयारण्य प्रवासी आगंतुकों सहित विभिन्न पक्षी प्रजातियों के लिए आवश्यक आवास प्रदान करता है। नंजरायण और काजुवेली के जुड़ने के साथ ही तमिलनाडु में अब 18 रामसर स्थल हैं, जो भारत में सबसे ज़्यादा हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तमिलनाडु में रामसर साइट्स हैं, ठीक है, 18 हो गई हैं। उसके बाद यूपी में तवा जलाशय, यह मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है। इसका समावेश इन महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी प्रणालियों को संरक्षित करने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जो जैव विविधता, जल शोधन और बाढ़ नियंत्रण को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो नंजरायण कहाँ है? तमिलनाडु में। काजुवेली ये भी तमिलनाडु में। तवा जलाशय मध्य प्रदेश में। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मालाबार ट्री टॉड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह प्रजाति भारत के पश्चिमी घाटों में पाई जाती है, सत्य बात है। इसे IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीशीज के तहत सबसे कम चिंतित के रूप में सूचीबद्ध किया गया, ये गलत है। देखो, एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन भारत के संरक्षित क्षेत्रों में मालाबार ट्री टॉड वितरण क्षेत्र को वर्तमान अनुमानित वितरण के 68.7% तक कम कर सकता है। तो MTT भारत के पश्चिमी घाटों में पाई जाने वाली टॉड की एक प्रजाति है। यह मोनोटाइपिक जीनस पेडेस्टिप्स की एकमात्र प्रजाति है, जिसे एशियाई ट्री टॉड के रूप में भी जाना जाता है। इसे पहली बार 1876 में खोजा गया था और इस प्रजाति को 100 से अधिक वर्षों तक नहीं देखा गया था। इसे बाद में 1980 में केरल के एक साइलेंट वैली नेशनल पार्क में फिर से खोजा गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना, ये पॉइंट। यह एक पतला मेढक है जिसका सिर मध्यम आकार का है, थूथन नुकीला और लोर ऊर्ध्वाधर है। मादाएं नर से बड़ी होती हैं और लुप्त हो चुका है इसको IUCN की लिस्ट में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19। साइलेंट वैली नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह पार्क केरल के नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, सही है। भरतपुझा नदी के एक सहायक नदी कुंतीपुझा नदी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, तो ये भी करेक्ट है। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में बताओ भाई। यह केरल की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। कावेरी नदी की एक सहायक नदी भवानी नदी और भरतपुझा नदी की एक सहायक नदी कुंतीपुझा नदी साइलेंट वैली के आसपास के क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं। यह पार्क क्रिम्सन बैक्ड सनबर्ड, येलो ब्रोएड बुलबुल, ब्लैक बुलबुल, इंडियन व्हाइट आई और इंडियन स्विफ्टलेट जैसे पक्षियों का घर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। प्रोकैरियोट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो प्रोकैरियोट्स एकल कोशिका वाले जीव हैं जिनमें बैक्टीरिया और आर्किया दोनों शामिल हैं। तो क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है। वे पूरे ग्रह पर पनपते हैं, भूमि पर और पानी में उष्णकटिबंधीय से ध्रुवों तक, मतलब हर जगह ये उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। तो दुनिया के महासागर सूक्ष्म जीवों का घर है जो मानव आंखों के लिए अदृश्य है। प्रोकैरियोट्स के रूप में जाने जाने वाले ये छोटे जीव दुनिया के महासागरों में जीवन का 30% हिस्सा है। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया और आर्किया दोनों शामिल हैं, जो एक अन्य प्रकार का एकल कोशिका जीव है। इन जीवों को पृथ्वी पर सबसे पुराने कोशिका आधारित जीवन रूप में माना जाता है। वे पूरे ग्रह पर पनपते हैं, भूमि और पानी में उष्णकटिबंधीय से लेकर ध्रुवों तक। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है प्रोकैरियोट्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21। वैगल डांस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह मधुमक्खियों के बीच देखो, ये मधुमक्खियों के डांस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था UPSC 2022 में, है ना। तो ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सीरियसली इन्वायरमेंट से क्वेश्चन बनते हैं 4-5 जो आपको नहीं आ सकते, इसलिए ये क्लास आप अच्छे से कर लो। यह मधुमक्खियों के बीच संचार का एक तरीका है जो परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब परागण के लिए ये लोग आपस में एक लुभाने के लिए, मतलब मादा नर को लुभाती है, ऐसे नर मादा को लुभाता है। यह फूल के पैच के स्थान की दूरी और दिशा को इंगित करता है।
ठीक है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो बैगल डांस के बारे में कुछ चीज़ें देखो लिखी हैं। मधुमक्खियाँ सूचना का संचार करने के लिए दो तरह के नृत्य करती हैं, बैगल डांस और सर्कल बैगल डांस। ठीक है, दोनों में से किसी भी नृत्य का उद्देश्य कुछ मधुमक्खियों द्वारा दूसरों को अधिक अमृत या पराग वाले फूल के पैच के स्थान को बताना होता है। एक मधुमक्खी नृत्य करती है जबकि अन्य दिशाएं जानने के लिए उसे देखती हैं। वैगल डांस के दौरान मधुमक्खियां 8 की आकृति में चलती हैं। यह नृत्य पैच की दूरी और दिशा दोनों को दर्शाता है। ठीक है, इसमें लगभग 8 की आकृति वाले सीधी रेखा का वैगल रन कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। परमाफ्रॉस्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, नहीं है। परमाफ्रॉस्ट वह जमीन है जो कम से कम 2 लगातार वर्षों तक पूरी तरह जमी रहती है, तो ये सत्य है। परमाफ्रॉस्ट मुख्य रूप से आर्कटिक और सब आर्कटिक जैसे उच्च अक्षांश क्षेत्रों में पाया जाता है, तो ये भी सत्य है। जलवायु परिवर्तन के कारण परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से ग्रीन हाउस गैसों की महत्वपूर्ण मात्रा निकल सकती है जो आगे चलकर गर्मी को बढ़ाती है, तो ये भी सत्य है। परमाफ्रॉस्ट कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है जो बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थों को संग्रहित करता है। ठीक है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है बिल्कुल भी। ठीक है, चलो परमाफ्रॉस्ट जमीन का एक परत है जो कम से कम 2 लगातार वर्षों तक 0 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे रहती है। इसमें मिट्टी, चट्टानें, रेत और कार्बनिक पदार्थ का मिश्रण होता है जो सभी बर्फ से बंधे होते हैं। परमाफ्रॉस्ट आमतौर पर ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे अलास्का, कनाडा, साइबेरिया और आर्कटिक टुंड्रा के कुछ हिस्से, जबकि परमाफ्रॉस्ट बड़ी मात्रा में कार्बन संग्रहित करता है। यह पारंपरिक अर्थों में कार्बन सिंक नहीं है क्योंकि यह वायुमंडल से कार्बन को सक्रिय रूप से अवशोषित नहीं करता है। इसके बजाय परमाफ्रॉस्ट में फंसे कार्बनिक पदार्थ को जमी हुई परिस्थितियों के कारण सड़ने से रोका जा सकता है। जब परमाफ्रॉस्ट पिघलता है तो यह संग्रहित कार्बनिक पदार्थ विघटित हो सकता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं जो आगे ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा परमाफ्रॉस्ट के बारे में हो गया। क्वेश्चन नंबर 23। ओरंगुटान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओरंगुटान की 3 प्रजातियां हैं और तीनों को IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीशीज में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है। ये महान वानर केवल बोर्नियो और सुमात्रा के द्वीपों पर जंगली रूप में पाए जाते हैं, तो ये भी सत्य बात है। तो ये ओरंगुटान है क्या? मलेशिया अपने ओरंगुटान को विदेश भेजने की योजना पर पुनर्विचार कर रहा है, इस वजह से ये न्यूज़ में बने हुए हैं। एक वानर की प्रजाति है। ओरंगुटान नाम का मलय भाषा में अर्थ है जंगल का आदमी। उनकी आकृति बंदर जैसी होती है, झबरा लाल फर और पकड़ने वाले हाथ और पैर होते हैं। वे सबसे बड़े वृक्षीय स्तनधारी हैं जो अपना अधिकांश समय पेड़ों पर बिताते हैं। ठीक है, वे मनुष्यों को सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार हैं और वे 96.4% मानव जीन साझा करते हैं और अत्यधिक बुद्धिमान प्राणी हैं। ओरंगुटान की 3 प्रजातियां हैं, बोर्नियन, सुमात्रा और तपानुली, जो दिखने और व्यवहार में थोड़ी भिन्न है। ये महान वानर केवल बोर्नियो और सुमात्रा के द्वीपों पर जंगल में पाए जाते हैं। IUCN रेड लिस्ट की स्थिति तीनों ओरंगुटान प्रजातियां गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। 24। भारत में एथेनॉल मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एथेनॉल मिश्रण के तात्पर्य गैसोलीन के साथ एथेनॉल मिलाने की प्रथा से है, जिससे ईंधन मिश्रण बनाया जा सके जिसका उपयोग आंतरिक दहन इंजन में किया जा सके। तो ये बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, देखो इथेनॉल मिश्रण से तात्पर्य गैसोलीन के साथ एथेनॉल मिलाने की प्रथा से है, जिससे ईंधन मिश्रण बनाया जा सके जिसका उपयोग आंतरिक दहन इंजन में किया जा सके। चूंकि एथेनॉल अणु में ऑक्सीजन होता है, इसलिए यह इंजन का ईंधन को पूरी तरह से जलाने की अनुमति देता है, जिसके परिणाम स्वरूप कम उत्सर्जन होता है और इसी तरह पर्यावरण प्रदूषण की घटना कम होती है। स्टेटमेंट नंबर 2 सही नहीं है। भारत ने एथेनॉल मिश्रण के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं। उदाहरण के लिए जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018-2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण को लक्ष्य बताती है। ठीक है, 2025 तक, इसमें 2030 लिखा हुआ तो इसलिए गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर
25 मेट्टुकुरुंजी फूल स्ट्रोबिलेंथस सेलिसस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एकेंथेसी परिवार से संबंधित है और पश्चिमी घाटों में पाया जाता है। बिल्कुल सत्य बात है। वे हर 14 साल में एक बार खिलते हैं, ये गलत बात है। देखो, पश्चिमी घाटों में एक स्थानिक मेट्टुकुरुंजी जिसे टोपली कार्बी भी कहा जाता है अकाथेंसी परिवार से संबंधित है, जिसमें 450 प्रजातियां एशिया और मेडागास्कर के आर्द्र उष्णकटिबंधीय बायोम में पाई जाती हैं। देखो, पश्चिमी घाटों के उत्तरी भाग पर की परिधि तक ही सीमित है। वे हर 7 साल में फूलते हैं, 14 नहीं, ये 7 ईयर में हर साल फूलते हैं। यह फूल नीलकुरुंजी की एक आकर्षण छाप है जो हर 14 साल में खिलता है। तो ये इसका आंसर क्या है? 25 का ए नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये 7 साल में फूलते हैं बट खिलता पूरी तरह से 14 साल में, ठीक है। सॉरी, नील कुरुंजी जो है ना वो 14 साल में खिलता है, बट मेट्टू कुरुंजी ये 7 साल में खिलता है। क्वेश्चन नंबर 26, ओरंगुटान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? वे मनुष्यों के सबसे, अभी ये हमने क्वेश्चन किया तो, ठीक है, ये क्वेश्चन तो कर लिया, इसका आप आंसर लिख लो, डायरेक्ट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ये आप कर लेना, ठीक है। ऑप्शन ये मैंने अभी तो कराया, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 27, मीथेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, यह एक अदृश्य लेकिन मजबूत ग्रीन हाउस गैस है। क्या कहते हो गाइस? तो ये सत्य बात है। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के बाद यह ग्लोबल वार्मिंग में तीसरा सबसे बड़ा योगदान करता है, ये गलत है। अदृश्य लेकिन शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद ग्लोबल वार्मिंग में दूसरा सबसे बड़ा स्थान इसी का है, मेथेन का, और जो औद्योगिक क्रांति के बाद वैश्विक तापमान के 30% के लिए जिम्मेदार है। यह 20 साल की अवधि में वातावरण को गर्म करने में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में लगभग 80 गुना अधिक शक्तिशाली है, ठीक है। तो ये भी सत्य है। यह जमीनी स्तर पर ओजोन के निर्माण में योगदान भी देती है, ये भी सत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में खबरों में रहा होलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। होलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य असम के जोरहाट जिले में स्थित है। सदाबहार वन का एक अलग संरक्षित क्षेत्र है। इस अभ्यारण्य की आधिकारिक स्थापना 1997 में की गई और इसका नाम बदल दिया गया। इसमें भारत की एकमात्र गिब्बन, हुला गिब्बन और पूर्वोत्तर भारत के एकमात्र निशाचर प्राइमेट बंगाल स्लो लोरियस पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप इतना याद रखना, होलोंगापार ये असम में पाया जाता है, असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तरी गंजा आइबिस गेरोंटिकस एरेमिटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो उत्तरी गंजा आइबिस विशेष रूप से उत्तरी अफ्रीका के अर्धशुष्क रेगिस्तानों में पाया जाता है, ठीक है। देखो, तो उत्तरी गंजा आइबिस ऐतिहासिक रूप से व्यापक रेंज में था, जिसमें यूरोपीय आल्प्स, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व शामिल हैं, न कि केवल उत्तरी अफ्रीका, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। प्रजाति एकरस है और युवा पक्षी प्रवास मार्ग सीखने के लिए बड़े पक्षियों पर निर्भर रहते हैं, ये सत्य बात है। उत्तरी गंजा आइबिस को आयुष्येंद्र और लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ना कि गंभीर रूप से लुप्तप्राय, ठीक है। तो ये भी, अच्छा, ये भी गलत है, गंभीर रूप से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ये इन्वायरमेंट की क्लास है, आपको इसको वापस से रिवाइज